welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या थी वो वजह जिसके कारण बप्पी लाहिरी नहीं रहे इस दुनिया में? क्यों नेटिजन्स ने साधा निशाना स्वरा भास्कर पर? क्या हैं बप्पी लाहिरी के अननोन फैक्ट्स? स्वरा भास्कर ने हिजाब कंट्रोवर्सी को जोड़ा द्रौपदी के चीरहरण से. नेटिजन्स ने स्वरा भास्कर के इस बयान को जोड़ा एक कम्युनिटी की बेइज्जती से. कुछ यूजर्स ने स्वरा भास्कर को दी महाभारत को अच्छी तरह से पढ़ने की सलाह. क्या स्वरा भास्कर ने हिजाब कंट्रोवर्सी में द्रौपदी का नाम यूज करके की गलती? स्वरा भास्कर अक्सर सोशल मीडिया पर देती हैं बयान और शुरू हो जाती है बड़ी कंट्रोवर्सी. ये बात अलग है कि स्वरा भास्कर को उनके बोल्ड स्टेटमेंट पर ढेर सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है और पिछले कुछ समय से चल रही हिजाब कंट्रोवर्सी पर स्वरा भास्कर रिएक्ट कर रही हैं. लेकिन अब स्वरा भास्कर ने पूरी हिजाब कंट्रोवर्सी की आग को और भड़का दिया है बाय कंपेयरिंग हिजाब कंट्रोवर्सी टू द्रौपदीज चीरहरण. स्वरा भास्कर ने अपने एक पोस्ट में लिखा, महाभारत में द्रौपदी के जबरन कपड़े उतारे गए थे और सभा में बैठे जिम्मेदार शक्तिशाली कानून बनाने वाले देखते रहे. ऐसा ही आज याद आया. अब स्वरा भास्कर को पता ही होगा उन्हें उनके इस कमेंट पर काफी बैकलैश मिल सकता है. लेकिन स्वरा भास्कर ने नहीं सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग उनकी शुरू हो जाएगी. एक यूजर ने लिखा, द्रौपद युग में दुशासन ने जबरदस्ती द्रौपदी कपड़े उतारे थे. भगवान कृष्ण ने लाज बचाई थी, इस कारण दुशासन की मौत हुई थी. लेकिन इस कलयुग में पढ़ी लिखी नारी स्वयं अपने कपड़े उतार रही है, आधुनिकता का नाम दे रही है. एक दूसरे यूजर ने स्वरा भास्कर के लिए लिखा, ऐसे लोगों के कारण भारत की छवि खराब होती है. लज्जा आती है कि एक नारी इतने खराब कपड़े पहनकर भी इतना खराब प्रदर्शन भी कैसे कर रही है. दूषित सोच वाले प्रवचन ना दें, जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं. बस नकारात्मक ऊर्जा से भरी महिला, अपनी उपस्थिति दर्ज मत कराइए, यही योगदान दीजिए बस मोहतरमा. एक और यूजर ने लिखा, People who have the audacity to support the burqa hijab agitation, shame on them. यानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर से स्वरा भास्कर के अगेंस्ट पर्सनल अटैक्स शुरू हो गए. वैसे स्वरा भास्कर खुद ही कई बार बोल चुकी हैं कि उन्हें कितने भी अब्यूजेस या नेगेटिव कमेंट्स का सामना क्यों ना करना पड़े, वो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगी. वहीं अब स्वरा भास्कर ने अपने एक ट्रोलर को जवाब देते हुए कहा, Yeah, it's me, looking bomb. Thank you. Thanks for sharing this pic of mine and reminding the world that I'm also a hottie. I advocate women's right to choose their clothing. You know, choice. कोई नहीं, आप रहने दो. आप करो किसी को और उसमें भी फेल. दरअसल उस ट्रोलर ने सभी की तरह स्वरा भास्कर की एक मूवी प्रमोशन की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, That is at really Swara, my friends, who is advocating for hijab. वैसे इससे पहले कंगना रनौत ने इस कंट्रोवर्सी पर बयान दिया था, जिसके बाद शबाना आजमी ने कंगना रनौत के व्यू पॉइंट्स को स्लैम किया था. अब तक कई सेलेब्स इस मामले में अपनी आवाज उठा चुके हैं. वहीं हर वक्त कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले कमाल आर खान ने एक बयान दिया है जिसे कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. कमाल आर खान का कहना है, My wife and daughter don't wear hijab or burqa, and I believe that girls should not wear burqa in school and college. But still, it should be choice of the girl, whatever she wants to wear. Nobody should be forced for food and clothes. ये कंट्रोवर्सी पिछले कुछ समय में काफी बड़ी बन गई है. आपको क्या लगता है? स्वरा भास्कर ने द्रौपदी चीरहरण से हिजाब कंट्रोवर्सी को जोड़कर सही एग्जाम्पल दिया है? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया. मेरा जीवन है संगीत संगीत संगीत, ये जिंदगी मेरा गाना. जिंदा दिल, हर दिल अजीज, सुरों के धनी, म्यूजिक माइस्ट्रो बप्पी लहरी,
डिस्को किंग बप्पी लहिरी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनकी इंस्पायरिंग लाइफ से जुड़ी जर्नी हमेशा सबको याद रहेगी। और आज बप्पी दा के वर्क को सेलिब्रेट करते हुए जानेंगे उनकी लाइफ से कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अननोन फैक्ट्स अबाउट डिस्को किंग बप्पी लहिरी। बप्पी लहिरी को सिंगिंग विरासत में मिली। उनके फादर अपरेश लहिरी और माँ बंसारी लहिरी दोनों ही रिनाउंड सिंगर्स थे और बप्पी लहिरी के बचपन का नाम आलोकेश लहिरी था, जिसे उनके माता पिता ने चेंज कर दिया फॉर हिज म्यूजिकल लाइफ। इंडिया के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार बप्पी लहिरी के रिश्तेदार थे। किशोर कुमार बप्पी दा के मैटरनल अंकल थे और उन्होंने बप्पी दा को इंडस्ट्री में किया था सपोर्ट। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी दा ने 1974 में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था विद फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी। बप्पी दा का नाम 1986 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था फॉर सिंगिंग 180 सॉन्ग्स इन 33 मूवीज। बप्पी दा ने लेडी गागा और एकॉन जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया था और साथ ही कई सुपर हीरो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज फिल्म्स में भी उनका योगदान है। बप्पी दा की पर्सनालिटी की खास बात है कि उन्हें गोल्ड पहनना काफी ज्यादा पसंद था। यही वजह है कि वो जहाँ भी दिखते थे उनके पास एटलीस्ट 9 to 10 गोल्ड ज्वेलरी जरूर होती थी। इसीलिए उनके कुछ फैंस उन्हें गोल्डन मैन भी बुलाते थे। 2014 में रिपोर्ट्स आई थी कि बप्पी दा 754 ग्राम्स गोल्ड ओन करते हैं, जिसकी रफली कीमत आज 38 लाख रुपीस है। वैसे बप्पी दा ने 2014 के बाद अपने गोल्ड कलेक्शन को और भी आगे बढ़ाया है। वैसे बप्पी दा के गोल्ड के ऑब्सेशन की वजह उनकी मॉम थी और बप्पी दा का मानना था कि उनके लिए गोल्ड लकी था। बप्पी दा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, When my first film Zakhmi was a success, my mother gave it to me, and since then, gold has been very lucky for me, as every song was a hit after this. I was also really fascinated with the way Elvis Presley has his own identity, and I too decided to have my own, and here I am today. बप्पी दा अकेले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्हें माइकल जैक्सन ने 1986 में मुंबई में हुए अपने शो में इनवाइट किया था। बप्पी दा के हिट सॉन्ग जिमी जिमी आजा आजा फ्रॉम डिस्को डांसर को हॉलीवुड फिल्म यू डोंट मेस विद द जोहान में किया गया था शामिल। बप्पी दा की पर्सनालिटी इतनी लार्जर देन लाइफ थी कि उनसे मिलने वाले हर किसी के पास अपनी ही एक यूनिक कहानी है और अपने इसी अंदाज की वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। सिंगिंग लेजेंड बप्पी लाहिरी के डिमाइस की न्यूज से हर कोई है शॉक में, लेकिन बप्पी लाहिरी की डिमाइस अचानक हुई क्यों? क्या बप्पी दा किसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे थे? बप्पी लाहिरी के डॉक्टर्स ने उनकी डिमाइस की वजह पर की बात। 70s से लेकर 80s तक की फिल्म्स लाइक चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में अपनी आवाज से 4 चांद लगाने वाले लेजेंडरी सिंगर बप्पी दा के निधन से हर कोई उदास है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बप्पी दा लास्ट ईयर हुए पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बाद से ही काफी बीमार चल रहे थे और अब बप्पी दा के डॉक्टर्स ने रिवील किया है कि वो एक खास तरह की बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और वो जुहू के एक हॉस्पिटल में 29 डेज पहले से ही एडमिटेड थे। लेकिन 15 फरवरी को उनकी हेल्थ में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। लेकिन घर पहुंचने के कुछ वक्त बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि पिछले 1 साल में कई बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और हर बार रिकवरी के बाद वो घर चले जाते थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं कर पाए। बप्पी लाहिरी को उनके लार्जर देन लाइफ अंदाज और फन पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता था। उनसे जो भी मिलता था बप्पी दा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते थे और आज फैंस उनकी सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट देखकर हो रहे हैं इमोशनल। बप्पी दा ने 3 दिन पहले ही अपनी इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वो दिख रहे हैं काफी यंग। अपनी इस पिक्चर को उन्होंने कैप्शन दिया था, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड।
इससे पहले इंडियन नाइटिंगेल लता मंगेशकर की डिमाइस पर उन्होंने अपनी एक अडोरेबल पिक्चर को पोस्ट करते हुए उन्हें अपनी मां बुलाया था। बप्पी दा की सैड डिमाइस के बाद पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट्स डाल रही है। वहीं बप्पी लाहिरी के फैंस अपने फेवरेट सिंगर को याद करके हो गए हैं इमोशनल। एक यूजर ने लिखा, shocked and saddened by the untimely demise of music composer and singer #Bappi Lahiri. My thoughts are with his family and admirers in this hour of grief. May his soul rest in peace. एक दूसरे यूजर ने लिखा, The Disco King and his tunes will live forever in our hearts. #Bappi Lahiri. वहीं एक और यूजर ने लिखा, He was India's first rock star. He was full of love and generosity. We'll miss him dearly. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Rest in peace, dear बप्पी दा। फैंस के इमोशंस को देखकर समझा जा सकता है कि बप्पी दा यंग से लेकर ओल्ड सबके दिलों पर राज करते थे। और एक बात साफ है, अपनी आवाज के साथ वो हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। रेस्ट इन पीस बप्पी दा। सारा जी, सारा जी रुकिए ना सारा जी। मैम दोनों, मैम एक साथ में दोनों। फोटो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सारा जी यहाँ पे। सारा जी उस दिन वादा किया था। मलाइका जी रुकिए ना, मलाइका जी। बाबा चाहिए ना बाबा। बाबा यहाँ पे। आज दिन अच्छा है। थैंक यू सो मच। कार्तिक भाई, चलो कार्तिक भाई। भाई रुको भाई, एक मिनट रुको ना कार्तिक भाई। कार्तिक भाई रुकिए। ओके 2 सेकंड रुकिए ना। डन। कार्तिक भाई बस नीचे तिकडे नको जाऊ। तिकडे नको। उभे फिल्म मारते हैं। सामने अतुल सर, सामने अतुल सर, यहाँ सामने। Coming up on the show, the bestseller की कास्ट श्रुति हासन ने किया Zoom से exclusively interact. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is extremely talented and she always speaks her mind. Now, isn't that refreshing, especially for someone who's playing a writer? Originality is important. I'm talking about the talented Shruti Haasan. Hello Shrut, what's up? Hello. And it works because you've been in the industry enough to know that without originality, without having to know what you want, it's difficult to kind of make your own niche, isn't it? Yeah, definitely. I think it's about having a voice, and it doesn't have to be loud or abrasive, but just like listening to your inner voice and being able to translate that. And we've spoken about it many times. I felt like sometimes I was muted just a bit, and then now it's like a megaphone. But it's about your voice always. But I love that. I feel like at the end, like you say, megaform, I think that is what resonates with a lot of your fans today. As when you're talking about being a fan of someone, I feel all of your fans exactly accept you the way you are, and so do your friends. And I think that's wonderful, right? Because the industry keeps in the beginning telling you that no, you have to be a certain way to get a fan base. But I think you are one of the best examples to get somebody says that, go the other way. I'm really blessed, and I'm so thankful to my virtual family because they truly, what you said, they accept me as I am. And it's such a blessing to not have to pander to them at all. They're just like, she's our goth papa, she's a weirdo, and it's fine, and they feel like an extension of my friends, like my circle of friends.
And that feels so wonderful. It's truly a blessing. Because we're all weirdos, Shruti. That's why I love you. At the end of it. If you're not calling yourself a weirdo, you're doing something wrong. No, I'm just flying that freak flag, as they say. But there's also a slight vulnerability with which I see that when she tells that dialogue to the thing that's saying, oh, I've tried to do exactly what you do. Tell me, is there that obsessive quality, or am I just assuming? No, she's a fan, it's a moment. And I'm just thinking of the time I met my favorite musician. I must have looked a lot like Neetu, because I was like, that's a genuine feeling. This man, she's his biggest fan. And it's that moment of, I can't believe this is happening. That I actually ran into this person that I idolize, and main bhi banungi ek din, and having to say your piece as well. And I think I've seen that a lot. That moment was really interesting to me to perform it, because I've seen it a lot with my parents. Then I saw it with myself. So I had like a whole, a memory like folder of all these expressions I'd seen. And it's always love and obsession. And it's always on the edge somewhere when someone likes you that much. Do you remember the last time you felt that tongue-tied or that crazy about someone when you met? In London, I ran into my favorite musician, Tori Amos. And literally, I have a home in London, and right behind my home, there was a coffee shop, and she was sitting there. I walked past her, and then I was like, nay. I was like, I lost it. Then I was with a friend, and we went over, and I was like, I'm so sorry to disturb you. And then she was so lovely, Rudrani. That was the moment that and she was having coffee very much like the scene in Bestseller. So I was like, I'm so sorry, but she was just beyond wonderful. She was like, oh, I'm so glad you came over and said hi. I watched you walk by me, and I was like, I'm going to faint. And of course, I was acting cool and all that. And as I walked away, I started crying because I just love her so much. Of course, I was acting cool, but later on, I was like, so cute. It gets I also think we know what kind of person is approaching us. Like, we know what they want from us. That becomes a part of our job, Just like in the series, he knows, okay, I know why she's talking to me. You know why. Except for the funny times in my life where someone's like, are you? And then they say another actor's name, and I'm like, but we know what kind of energy is coming towards us, Like, I know when someone's coming to say, I like your movie, or coming to say, how is your dad? Like, I can tell from a mile away. Yeah, but you handle both pretty well. I mean, but it must be annoying as well. I think I genuinely don't find it annoying, and I'm quite an open person, so I'll tell them, "Aap dekh rahe ho ki main khana kha rahi hu." Nahi to, if like it happens a lot at the airport, and I'll be like, "Aap mera luggage uthao, main selfie deti hu," So I like negotiate. That's wonderful. I think that's a tip for everybody. Luggage uthao, selfie. I think it's a great. Because in London and stuff, I remember how many times it'll be the India flight that lands, and we're all in the same luggage. So I'll be carrying my big suitcases, and then I'll be like, "Aap help karo, main selfie deti hu." So I negotiate. What, according to you, really constitutes a great bestseller? As in a literary form, you're saying? Yeah, literally. I think an original voice of the writer. I think authenticity, whether it's an autobiography, then authenticity. And, and that can be any version of it. I might read something and go cringe, but, it resonates with people because that's how that person, that's the frequency at which they vibrate, So I think it's a voice, having a voice and being clear. And having a good editor, I think. Okay, now you've been in the industry, you've been always hearing that, now in the past few years, writing specifically of female characters have improved so much and all of that. But if you really had to critique that and talk about writing, particularly for female leads, what do you think is still missing? The female perspective. The gaze. The female gaze. Yeah. We also have a lot of, I think we need more female talent in power roles. That will make the difference. And women who get along as well, please, because we know as women, we can be our own worst enemies, So the female gaze, but I have to say, Rudrani, I've been experiencing something wonderful, like especially in Telugu, like be it on Salar, be it on Crack. Now, Gopi from Crack is like a
director I've known. See, he worked with me when I was like a 26-year-old brat and making his life miserable. And he says, "तो आपको क्या लगता है?" And I'll be like, "So मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं बोलती, but maybe another woman, no, I don't think so. What would a woman say? Change करें? हाँ, change करते." That's a step. That's a step in that framework. And I love being able to have these discussions. Also from the point of view of taking ownership of the character and me having a commitment to telling her story. So those things are changing. Definitely more women in positions of power. We have female writers on this show. I mean, it makes a difference. It makes a huge difference.